नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। मैं हूं विजय चौधरी। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं खास, क्योंकि हमारे दर्शकों की हमेशा से डिमांड रही है कि आप पशुओं के बारे में किसी विषय को बहुत कम उठाते हो और डॉक्टर से कम बात कराते हैं। तो आज हमने आपकी बात को ध्यान में रखते हुए खास विषय को चुना है, यानी कि प्रसव के दौरान दुधारू पशु में होने वाले रोग व उपचार के विषय में आज हम बात करेंगे। तो इस विषय पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पशुपालन विभाग से हमारे पास खास तौर से आमंत्रित हुए हैं डॉक्टर तरुण ठाकुर, जो कि वेटनरी ऑफिसर हैं। ठाकुर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। तो हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि हमारा ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है। ये तो यदि आपको लगता है कि आपके पास जो पशुधन है, चाहे वो गाय है, भैंस है, या फिर कोई दूसरा आपके पास पशु है, उसको कोई बीमारी है, उसके बारे में आप कुछ जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा जो फ़ोन नंबर है वो उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। हमारा जो टेलीफोन नंबर है वो है 28000177 और दूसरा नंबर है 28000178। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो फ्लैश भी हो रहा है बिल्कुल आपके नीचे आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो इस पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। जो शिमला के बाहर के दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो 0177 ज़रूर डायल करें, फिर आपकी बात हम तक पहुंच जाएगी। तो इससे पहले कि आपके प्रश्न हम तक पहुंचे, डॉक्टर तरुण, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि प्रसव के दौरान, जैसा कि हमारा ये विषय है, वो ऐसी कौन कौन सी बीमारियाँ रहती हैं दुधारू पशुओं में कि जो कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है दुधारू पशुओं में, उसके कारण क्या हैं और उसके उपचार क्या हैं? जैसा कि आपने बताया ही अभी कि हम आज बात कर रहे हैं टॉपिक की प्रसव के दौरान होने वाली बीमारियां। स्पेशली दुधारू पशुओं में प्रसव के समय पे या उससे पहले या प्रसव के उपरांत जो बीमारियां मुख्यतः हैं, वो एक बहुत कॉमन जो जिसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं भार पड़ना जी, यानी कि यूट्रस या वजाइनल प्रोलैप्स जी, तो जिसे हम वजाइनल प्रोलैप्स कहते हैं, ये एंटीपार्टम मतलब आपके डिलीवरी प्रसव से पहले पशुओं में देखा जाता है। और जो पोस्टपार्टम है इसके प्रसव के उपरांत जी, जो है उसे हम कहते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स। तो ये बहुत ही कॉमन हमारे हिमाचली क्षेत्रों में देखा जाता है। तो एक ये बहुत ही गंभीर रोग है। दूसरा हमारे जो यहाँ पे देखा गया है वो जैसे हम टॉर्शन कहते हैं कि बच्चेदानी का अपने एक्सिस पे घूम जाना और प्रसव का ना हो पाना। और हालांकि पशु उसमें बहुत अपने तरफ से कोशिश करता है कि मैं डिलीवर कर पाऊँ, बेबी को बच्चा मैं निकाल पाऊँ, लेकिन वो नहीं हो पाता बिकॉज जो बच्चेदानी है वो अपने एक्सिस पे घूम जाती है, बिल्कुल मुड़ जाती है, तो नहीं पाता। ये भी एक बहुत गंभीर बीमारी है। दूसरा, प्रसव करते हुए पशु का नॉर्मल जिसे हम कहते हैं डिलीवरी होना चाहिए, यूटोकिया कहते हैं हम, तो नहीं हो पाता। तो जैसे किसी कंडीशन की वजह से वो डिफिकल्टी आती है डिस्टोकिया, उसके बहुत सारे कारण हैं। तो ये भी एक बहुत गंभीर रोग है। तीसरा फिर जिसे कहते हैं समटाइम्स अपने जो दुधारू पशु हैं प्रसव के बाद उनमें जो बहुत ही कॉमन आपको हिमाचल में देखने मिलेगी रिटेन प्लेसेंटा, जिसे हम अपनी भाषा में या हिंदी में अपने लोकल उसमें हम कहते हैं कि जेर का फंस जाना, नहीं निकलना। तो इस तरह के कुछ और भी जो रोग हैं जो प्रसव के दौरान रहते हैं, और ये इनके कारण जो हैं वो इन्फेक्शियस भी हैं, मतलब जीवाणु विषाणु से भी हो सकते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, उसकी वजह से भी हो सकते हैं, और नेगेटिव एनर्जी बैलेंस की वजह से भी हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं। इसमें जो मेन कारण रहता है डॉक्टर तरुण कि जो प्रसव के दौरान जो दुधारू पशु है वो मेन कारण क्या होता है? सबसे पहला कारण तो आप बताएं कि वो मेन कारण क्या होता है, उसका कारण क्या है और फिर उसका उपचार क्या है? जैसे हम इन 4-5 रोगों की बात की हमने, अगर मैं इन्हीं की बात करूं 4-5 रोगों की, तो इन 4-5 रोगों का जो सबसे मेजर कारण जो रहता है वो एक डेफिशिएंसी, जिसे कहते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। हमारे शायद हिमाचल में मैं कहूँ तो जो फार्मर्स हैं, नो डाउट अब धीरे धीरे लोग अपने तौर तरीकों को बढ़ा रहे हैं, आधुनिक ढंग से कर रहे हैं, एक अच्छे तौर तरीके से पशुपालन हो रहा है, लेकिन फिर भी पूरा इक्विपमेंट और पूरा तौर तरीका भी वैसा नहीं है। तो एक न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसी है वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। पशु का मतलब शरीर जो है एक नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में रहता है, तो जिसकी वजह से दिक्कतें रहती है। दूसरा जो मेजर कारण इन चीज़ों का हो सकता है अबॉर्शन, जैसे मैं कह रहा था, या रिटेन प्लेसेंटा जिसको जेर फंसना कहते हैं, या भार पड़ना, ये इन्फेक्शियस भी हो सकते हैं किसी जीवाणु और कीटाणु से। तो जो जीवाणु और कीटाणु के वजह से ये रोग होंगे तो उसका इलाज हमें दवाइयों से
करना पड़ेगा, लाइक एंटीबायोटिक्स या कुछ और जो भी उनमें लगता होगा, वो तो सही एक डायग्नोसिस, एक पता लगने के बाद ही उसे। दूसरा जो हम हर फार्मर को कैंप्स में या इस ऐसे हम ये मंच है यहाँ से या किसी भी और मंच से हम कहते हैं, तो वो कहते हैं कि बीमारियाँ जो हैं वो एक अलग बीमारियाँ विषाणु और जीवाणु की वजह से जो हो रहा है वो एक अलग चीज़ है, उसको हम अगर हो गया तो देखें कैसे उसको ठीक करना है। लेकिन जो हमारे हाथ में है और एक फार्मर के हाथ में है और जो हमें पशुओं के साथ करना चाहिए वो ये है कि उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो हमेशा पूरी होनी चाहिए। वो कहते हैं कि खाली पेट दवा भी काम नहीं करती। जो आपने कही, देखिए न्यूट्रिशन की बात है, चाहे वो मनुष्यों की बात है चाहे वो पशुओं की बात है, वो रिक्वायरमेंट तो हर एक की पूरी होनी चाहिए। लेकिन जब हम इस तरह की बात करते हैं तो हम केवल मात्र पहाड़ी क्षेत्रों की बात नहीं करेंगे, हिमाचल की ही बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा कार्यक्रम दूर अब तो पूरी दुनिया में देखा जाता है ये। तो सबको ध्यान में रखते हुए आप ये बताएं कि किस चीज़ का खास ध्यान रखा जाना चाहिए यहाँ पर, जो जब दुधारू पशु, जब प्रसव के दौरान आपको लगा है कि आप एक जो किसान है उसको ये पता है कि उसकी जो गाय है, जब भैंस है 4 महीने से वो गाभन है, उसके दौरान उसको लगता है कि इसको ये बीमारी हो गई है, अब आसपास कोई चिकित्सालय भी नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए? जैसे आपने कहा कि किस जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो मैं एक बड़ी सिंपल सी बात कहूँगा। जैसे हम कहते हैं ना कि मकान अच्छे तभी होंगे जब उनकी नींव अच्छी होगी। जी जी, बिल्कुल उसी तरह जब हमारे पशु जो है वो बछड़ा बछड़ी हैं, दुधारू पशु जो हमारे बछड़ा बछड़ी हैं, तभी से उनकी देखभाल होनी चाहिए, उन्हें पूरा राशन मिलना चाहिए, उनकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए। एक बड़ा एक आम सा एक आपको एक मैं यहाँ का तरीका बताता हूँ जो यहाँ पे बड़ा प्रचलन है, स्पेशली हिमाचल की बात मैं करूँ। जो नीचे वाले फार्मर हैं दे आर वेरी प्रोग्रेसिव, बहुत प्रोग्रेसिव हैं, वो अपने एनिमल्स के लिए बहुत हैं, तो उनमें भी बीमारियाँ हैं, लेकिन उन बीमारियाँ कुछ और तरह की बीमारियाँ हैं। जो हाई इल्ड्स में जो डिजीजेज होती हैं, बहुत ज़्यादा दूध देने वाले जो पशु हैं उनमें जो बीमारियाँ हैं वो कुछ एक अलग एंड की बीमारियाँ हैं। लेकिन मैं हिमाचल की बात करूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ मैं जॉब करता हूँ, यहाँ पे जो देखने को मिलता है, तो हम लोग जैसे एक बड़ी, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ, मान लीजिए कोई पशु अगर दूध नहीं दे रहा है ना, तो उसको सिर्फ घास दिया जाता है जी, उसका दाना पानी बंद है। तो वो लोग ये सोचते हैं कि जब ये दूध देगी तब हम इसको दाना और फीड देना शुरू करेंगे। जी, जी, जी। लेकिन बात बड़ी सिंपल सी है कि देखिए आप हम बच्चों को अपनों को बॉर्नविटा या कुछ भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट देते हैं ना, वो 25 साल के बच्चे को नहीं देंगे, वो अपने बढ़ते ग्रोइंग किड्स को देंगे, ताकि उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट है, बॉडी डेवलपमेंट है, बोन डेवलपमेंट है, जो उनकी एक विजन है और बाकी चीज़ें हैं वो एक एज के साथ डेवलप हों। एक बड़े बच्चे को देखिए उसका फायदा नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से ही जो पशु हैं वो अपने नवजात जो उनका समय था उसी समय से उनको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, और पशु चाहे दूध दे चाहे ना दे उसको मिनरल मिक्सचर जाना चाहिए। जी 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 जी। डॉक्टर तरुण, मेरे मन में एक ये भी प्रश्न आ रहा है कि जैसे मान लीजिए आदमी बीमार होता है तो उसे तुरंत अस्पताल में ले जाया जाता है, जो नज़दीकी जो भी सेंटर रहता है, चिकित्सालय है, जो डॉक्टर है वहाँ पर उसे ले जाया जाता है। अब एक गाय है या भैंस है या उसका बच्चा है या बछड़ा है, उसे इमीडिएट लाना बहुत मुश्किल रहता है, तो घर पर रहकर किस तरह से उसकी देखभाल की जा सकती है कि ये बीमारी है? टेलीफोन पे संपर्क किया जा सकता है या कुछ छोटी मोटी चीज़ें हर एक किसान को पता होनी चाहिए कि यदि ऐसा है तो इसे ये किया जा सकता है? तो उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। आपने जो ये प्रश्न किया है ये काफ़ी हद तक ठीक भी है। हम अपने जैसे प्लेन जो इलाके हैं वहाँ तो लोग अपने एनिमल्स को ले जाते हैं, और जहाँ तक रही नंबर्स की बात, तो जो जितने फार्मर्स हैं उनके पास लगभग अमूमन सभी जो हमारे पशु औषधि योजक मतलब हमारे फार्मा सिस्टम्स के नंबर रहते हैं, उस एरिया के जो डॉक्टर्स हैं उनके नंबर वो रखते हैं, तो उनकी आपस में कम्युनिकेशन होती रहती है, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन अपने समय पर कई बार ऐसा होता है कि अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई, तो कई बीमारियाँ ऐसी हैं जिनका जो है वो घरेलू उपचार कुछ हद तक संभव है, तो मतलब जैसे फर्स्ट एड कह सकते हैं आप। तो मैं स्पेशली बात करूं, जैसे हम आज प्रसव की जी दौरान की बीमारियों की बात कर रहे थे, उसमें मैंने एक बीमारी की बात की थी कि भार पड़ना। अगर मैं बात करूं कि एक पशु है जिसका प्रसव हो गया, और कई पशुओं में, और हिमाचल के नहीं, हमारे मतलब जितने भी डेयरी एनिमल्स हैं उनमें ये बड़ी कॉमन सी कंडीशन है, बाहर पड़ता है तो जो यूट्रस है वो पूरा का पूरा बाहर आ जाता है, और इतना बड़ा ऑर्गन बॉडी से जब बाहर आता है ना तो एनिमल शॉक में चला जाता है। तो उस कंडीशन में एक तो
जहाँ पे भी वो है एनिमल, अगर ऐसा है आपकी जो गौशाला है जहाँ पे है, तो सबसे पहले तो नीचे उनको एक अच्छा साफ तरपाल बिछाना चाहिए, ताकि उस जो अंदर से वो यूट्रस और बच्चेदानी जो निकली है वो बहुत ही मुलायम पार्ट है, इसके अंदर बच्चा था, तो उस पे घास से, तिनकों से या किस चीज़ से कट ना लगे, क्योंकि अगर उस पर कट लगेंगे तो वो इतना उस टाइम पे वेस्कुलर पार्ट होता है क्योंकि पूरे बच्चे को ब्लड सप्लाई करता है, तो हल्का सा भी कट लगेगा तो उसमें बहुत सारा खून का स्त्राव होगा जिसकी वजह से पशु की मृत्यु हो सकती है। तो एक तो साफ उनको जो है वो मिलना चाहिए नीचे तरपाल टाइप में। दूसरा कमरा एक प्रॉपर हीटेड होना चाहिए, क्योंकि जब जाएगा तो कोल्ड फर्मेंटेशन हाइपोथर्मिया की वजह से शॉक लग के पशु की डेथ हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ उस जो पार्ट है उसको कम करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो इतना बड़ा हिस्सा शरीर का जब बाहर आता है तो उसी अवस्था में उसको अंदर डालना बहुत ही मुश्किल और असंभव काम है। तो उसके लिए जो हम कई मेडिकेशन यूज़ करते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन फार्मर के लेवल पे उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है, आप कोई बहुत बड़ा बर्तन जैसे तसला जिसे कहते हैं हम, टब टाइप में, उसमें ठंडा पानी और आइस डाल के उस जो निकला हुआ हिस्सा है उसको उसके अंदर डाल दिया जाए। अगर पशु बैठा हुआ है तो उसके अंदर डाल दिया जाए। उससे होगा क्या कि जब इतना ठंडा पानी बर्फ वाला उसमें जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगी और उसकी वजह से जो वेस्कुलर पार्ट है वो सिकुड़ेंगे, तो ब्लीडिंग जो है वो नहीं होगी, तो एनिमल को जो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है वो नहीं लगेगा। दूसरा जो इसमें एक बड़ी है, अगर वो मान लो पशु खड़ा है तो जब तक आपको चिकित्सीय सहायता नहीं मिलती है तब तक उसको किसी कपड़े में बांध के या पकड़ के रखा जा सके, ताकि उसमें हैंगिंग की वजह से, जोर पड़ने की वजह से ब्लीड ना हो। तो उसमें भी आप उसको, जैसे घर के एक दो आदमी उसको कपड़ा लेके पकड़ के, दूसरा बंदा उसे, दूसरा इंसान जो घर पे है कोई भी, वो उसमें आइस लेके कपड़े में डाल के उसको हॉट फर्मेंटेशन करे, पानी डाले, तो उससे जो है उसका साइज भी कम होगा और जो अगर रक्त निकल रहा है, स्त्राव हो रहा है, वो भी कम होगा, और जब उसको चिकित्सीय सहायता मिलेगी तो जो डॉक्टर जो आएगा वहां पे उसे करने में भी उसमें बहुत मदद मिलेगी। तो इससे आप पशु की जान बचा सकते हैं। इस तरह से और कई बीमारियां हैं जिनके छोटे छोटे जो हैं वो घरेलू नुस्खों से फर्स्ट एड दी जा सकती है। जी जी जी, बहुत अच्छी बातें आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। तो दर्शकों से हम यहाँ कहना चाहेंगे, हमारा ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है, तो यदि आपको भी लगता है कि आप के जो पशुधन है, या गाय, भैंस, बछड़ा, बच्ची, कोई भी आपके यहाँ पे है, तो उसको आपको लगता है कि उसे ये बीमारी है और आपके पास फ़िलहाल उसकी कोई ऐसी कोई चिकित्सा नहीं है, तो आज आप हमें सीधे फ़ोन कर सकते हैं और उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो हमारे जो स्टूडियो का फ़ोन नंबर है वो है 28000177 और दूसरा नंबर है 28000178। तो आप सीधे डॉक्टर तरुण कपूर ठाकुर से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। डॉक्टर तरुण ठाकुर, आपने बहुत अच्छी बातें हमारे दर्शकों से साझा कर रहे हैं। मान लीजिए जब जिस दौरान प्रसव हो रहा है उसके कितने दिनों के बाद उसके थनों से जो दूध है वो आम बच्चों के लिए या दूसरे घरेलू आदमियों के लिए, परिवार के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए? जो आपका पशु है उसकी डिलीवरी के बाद जी हम जैसे उसके दूध निकालते हैं तो उसमें बहुत रिच जो है वो प्रोटीन कंटेंट्स या एंटीबॉडी, हम जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, वो रहती है। उसी की वजह से जो है वो दूध फटता है जब इसको हम वो करते हैं जी, बॉयल करते हैं जी, तो बहुत हाई कंटेंट होता है। लेकिन धीरे धीरे 4-5-6 दिन बाद वो कंजप्शन के लिए मन में कहीं ना कहीं ये शंका भी है कि हमारा पशु ये बीमार है, इसे ये बीमारी है, कहीं वो बीमारी हमारे शरीर में ना जाए दूध के रास्ते से। अब जैसे हम यूज़ करते हैं अपनी पैकेट के दूध करते हैं यूज़, या थैली में या टेट्रा पैक में दूध आते हैं, वो पास्चराइज मिल्क हैं। पास्चराइज मिल्क मतलब कि आपने 70 डिग्री पे उसको बॉयल किया 15 मिनट के लिए तो हो गया, तो आप पास्चराइज नहीं कर सकते, आप घर पे बॉयल कीजिए उसको 15 मिनट तक। एक बार बॉयल होना शुरू हो गया उसको आप 15 मिनट तक बॉयल कीजिए, सब कुछ मर जाएगा उसमें से। जी जी जी। तो जो सबसे टफेस्ट जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस जिसकी बात करते हैं हम, कि जिसका सबसे ज़्यादा एक मुहिम भी चली है कि आप दूध और इस तरह के प्रोडक्ट जो है बॉयल करके कीजिए, तो वो 15 मिनट आप बॉयल करेंगे तो वो एक लेवल पे आके वो खत्म हो जाएंगे इस तरह के जीवाणु। तो और प्रसव के 4-5 दिन के बाद ही दूध आपका कंजप्शन के लिए ठीक है। पहले भी खा सकते हैं, लोग खाते हैं इसको, मतलब डिफरेंट नाम से इसको बुलाते हैं गांव में, वो बॉयल करके खाते हैं इसको, लेकिन वो बहुत रिच इम्यूनोग्लोबुलिन्स और प्रोटीन है, तो उससे थोड़ा स्टमक अपसेट हो सकता है। भाषा में बॉली भी कहते हैं उसको। हाँ, बॉली कहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आप एक पशु चिकित्सक हैं, नॉर्मली आप क्या देखते हैं कि किस तरह की जो बीमारियाँ हैं, चाहे वो गाय में है या उसकी बच्चे में है या भैंस में है, किस तरह की नॉर्मल जो बीमारियां होती हैं इस दौरान, वो कौन कौन सी हैं जिसका कि हमारे जो किसान भाई बहन इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए इसका?
बहुत सारी बीमारियां हैं। मुझे लगता है जो किसानों को जिन चीज़ों का देख रेख रखना चाहिए या जिनका केयर करनी चाहिए, वो सबसे पहले तो ये है कि अपने पशुओं को कीड़े मारने की दवाई ज़रूर दें जी। क्योंकि बोलने के लिए बहुत छोटी सी चीज़ है कि परजीवी हैं, लेकिन वो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जो आपके ये जो टिक्स और माइट्स होती हैं ना, जिनको बड़े बड़े से लगे होते हैं पशुओं के, चिचड़े कहते हैं, चिचड़ जिसे कहते हैं, जी, जी। वो एक दिन में एक चिचड़ 0.09 ml ब्लड सक कर लेता है एक एनिमल से। तो अगर ऐसे एक एनिमल में 50 और 200 ठाकुर जी, फिलहाल यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा हमारी बातचीत को, तो हम जारी करेंगे। एक हमारे दर्शक हैं, शायद अपना कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं। हेलो हेलो, यदि आप हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं और अपना कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप सीधे हमारे आज डॉक्टर तरुण ठाकुर से बात कर सकते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से बात कर रहे हैं। आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है फिलहाल। हेलो हेलो लगता है तरुण ठाकुर हमें किसी कारणवश इनका फ़ोन हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। आप दोबारा से कोशिश करें, शायद आपकी जो आवाज़ है वो हम तक पहुंचे। आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। तो वो जब आप के शरीर से जो आपके जितने भी अच्छे न्यूट्रिएंट हैं, वो इंटरनल और एक्सटर्नल, बाह्य परजीवी और अंत्य परजीवी, वो शरीर से उसको निकाल लेते हैं। तो पशु का जो इम्यूनिटी लेवल है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। जी जी। तो कीड़े मारने की दवाई हर 3 महीने पे दीजिए। अगर आपका पशु प्रेग्नेंट है तो आप बताइए, वहाँ पे इस तरह की दवाइयाँ भी आती हैं जो प्रेग्नेंट पशुओं में दी जा सकती हैं। कीड़े मारने की फॉर्म में होती हैं या मोस्टली फिर जब इंजेक्टेबल फॉर्म में? टैबलेट फॉर्म में भी आती हैं, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आती हैं, पाउडर फॉर्म में भी हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हैं। और लोगों में एक बहुत बड़ा मिथ है जो मैं यहाँ से बताना चाहूँगा। लोग सोचते हैं कि डिवॉर्मिंग कराने से, पेट के कीड़े मारने की दवाई देने से प्रेग्नेंट गाभिन पशु का अबॉर्शन हो जाता है। जी, ऐसा कहीं भी नहीं है। जो इस तरह की अब धारणाएं हैं हमारे आम किसान के मन में, ये निकलना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होता है कि फिर वो जो कीड़े हैं वो इस तरह से अंदर ही रहते हैं और बीमारी बढ़ती जाती है। और वो किसी और चीज़ों के लिए वो एक बहुत बड़े प्री डिस्पोजिंग फैक्टर बन जाते हैं। इम्यूनिटी डाउन जाएगी तो और बीमारियां उसको घेर लेंगी। इम्यूनिटी अच्छी होगी तो बीमारियां नहीं घेर पाएंगी। जैसे आप देख ही रहे हैं आजकल कोविड में, कह रहे हैं कि जो इंसान बीमार है उसको ज़्यादा खतरा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इम्यूनिटी इज द मेजर पार्ट, चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है। डॉक्टर ठाकुर, आप ये भी देखा होगा आपने, जिस तरह से कोविड का जो समय रहा है, इस दौरान पशु में भी इस तरह से कोई बीमारी आपने कुछ खास देखी है क्या कोविड को लेकर? देखिए, जैसे कोविड है, ये तो चलिए एक म्यूटेशन है, ये वायरस पहले भी था। जैसे अब पहले कोविड 1 था तो अब कोविड 2 है, म्यूटेशन हुई है। इस तरह की म्यूटेशन होती है। तो मैं आपको एक और बात बताऊं, देखिए जितनी भी हमारी डिजीजेज है ना, मोस्ट ऑफ द डिजीजेज जो है वो पैथोजन, जिसके जीवाणु विषाणु है ना, वो 70 से 80% जो जीवाणु विषाणु है वो जानवरों से ही आ रहे हैं। जी, फिर म्यूटेशन होके बन जा रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं गायों में, जैसे एफएमडी, मुंह खुरपका रोग। वो एक आप देखा होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा होगा कि पूरे गांव में ही सब जानवरों को हो जाता है। और गलघोटू, और वो मुंह से पानी आया और बस वो खांसी जुकाम जैसे झाग आई, और वो उसमें एक्यूट डेथ्स हैं। और ऐसा नहीं है कि थोड़ी मास मोर्टलिटी है, जैसे स्पेशली बफलो में बहुत ज़्यादा है ये। तो इसलिए बरसातों से पहले टीके लगाए जाते हैं। तो इसको एचएस बोलते हैं, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, गलघोटू रोग। ये किस तरह का है कि अगर किसी एरिया में हो गया गांव में, तो आप ये सोचिए कि वहाँ पे जितने अगर पशु हैं तो उनमें 80-90% मोर्टलिटी है। अगर फैल गया तो मतलब सब जाएंगे वो। जी जी जी, इतना एक्यूट डेथ है उनमें। तो इंसानों की तरह जानवरों में इस तरह की इसके पीछे मेजर कारण क्या देखते हैं आप इन बीमारियों के पीछे? क्योंकि बहुत कॉमन बीमारियां हैं ये, खुर की बीमारी, गलघोंटू बीमारी बहुत कॉमन होती हैं ये। एनवायरनमेंट पे बहुत सारी मैटर करती हैं ये। नहीं, इसकी वैक्सीनेशन डिपार्टमेंट करवा रहा है। मुंह खुरपका रोग का जो एफएमडी की जिसे कहते हैं, उसके डिपार्टमेंट वैक्सीनेशन करवाता है। हिमाचल में ये चला हुआ है, बाकी स्टेट में भी चला हुआ है। एचएस जिसे गलघोंटू कह रहा हूँ, इसकी भी वैक्सीन करवाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों में शायद ये धारणा है कि इन टीकों से कहीं हमारे जानवरों को नुकसान ना हो जाए, दूध में कमी ना हो जाए। तो कई लोग बहुत डिनाई भी करते हैं इसको कि हमने नहीं लगवाने हैं। तो मैं इसी मन से यही कहना चाहूँगा कि जैसे हम अपने लिए भी जो वैक्सीन लगवाते हैं, कोविड की वैक्सीन लगाने के बाद फीवर आना नॉर्मल काम है। आप 3 दिन काम नहीं कर पाओगे, बुखार है, टेटनस लगवाओगे 2 दिन बुखार आएगा। वैसे ही पशु को भी वैक्सीन लगाने के बाद 1-2 दिन की दिक्कत होनी है, तो 1-2 दिन के दूध के नुकसान के चक्कर में आप उस पशु की जान के साथ खेल रहे हैं। जो इकोनॉमिक लॉस आपको आगे फर्दर देखने को मिलेगा वो बहुत बड़ा होगा। तो अच्छा है कि आप वैक्सीन लगाइए। 1-2 दिन अगर दूध नहीं मिलता तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपने थोड़ा सा ये भी देखा होगा कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसके बारे में बात करूँगा। शायद एक दर्शक हमारे से जुड़ना चाहते हैं। हेलो 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 जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप अपने प्रश्न रखें। आप मेरी गाय
हेलो। जी जी, आपकी बात हमें सुन रही है। हाँ जी, मेरी गाय ने पहले 4 बारी बच्चे दिए जी, लेकिन अब कंसीव नहीं कर रही जी। जी चलिए, अब आपका प्रश्न हमने सुन लिया। आप अपना बता दीजिए, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन से क्षेत्र से बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट शिमला ननकड़ी। डिस्ट्रिक्ट शिमला से, ननखड़ी से ये बात कर रहे हैं। इनका जो प्रश्न है वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि कंसीव नहीं कर रही है। जी। तो कंसीव ना करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इनफर्टिलिटी के हजारों कारण है। इन्फेक्शियस हो सकता है कोई ओवेरियन डिफॉर्मिटी हो, किसी चीज़ में कोई साइकिल में कोई दिक्कत आ रही हो, साइकिल अर्ली हो नहीं। वो मैं इनको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप अपने नज़दीकी चिकित्सालय में जाके एक बार डॉक्टर से मिलें और उनको ये समस्या बताएं। और अगर आपको वहाँ नहीं मिलता तो रामपुर में पॉलीक्लिनिक है, वहाँ पे जो डॉक्टर हैं उनसे मिलें और इनकी जाके इसकी समस्या का समाधान करें। क्योंकि यहाँ से इस क्वेश्चन के बारे में बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे बहुत सारे सवाल इनसे पूछने पड़ेंगे क्या क्या दिक्कत है। बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि हमारे पास अब समय नहीं है, नहीं तो मैं आपसे बहुत सारे प्रश्न आज मैं इस विषय पे रखता। तो आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका आने के लिए बहुत शुक्रिया। तो सभी दर्शकों का भी हम यहाँ पर धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहे। तो फिलहाल कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज बस इतना ही। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही देर में। नमस्कार।